अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, आज DGISPR की अब तक की सबसे ख़तरनाक तरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई है और इससे जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं उनकी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो हिकमत अमली है वो वाज़ेह हो गई है कि वो कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इस वक्त आपको पता है कि सिर्फ इमरान खान की जानिब से जो है वो बयानात आ रहे थे आर्मी चीफ के हवाले से। तो आज DGISPR के थ्रू आर्मी चीफ की जो सोच है, आपको पता है कि DGISPR का बयान वो है जो आर्मी चीफ की जो सोच है, तो वो नाज़िर काम सामने आई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जो हमारे दिफाई निज़ाम है या जो दहशत गर्दी है उसके हवाले से थी, लेकिन टोटल इसका महवर जो है वो इमरान खान साहब रहे। सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको आप कह सकते हैं। इसका जो गुफ्तगू की गई वो तो मैं आपके सामने रखता हूँ, खासकर 9 मई के हवाले से क्या सोच रखती है फ़ौज, वो इसमें बड़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह हो गई। फिर फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चैलेंज किया गया। वो चैलेंज क्या था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा जी आएँ, और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़िर काम, सबसे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो कहा यह गया कि जनाब ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और सियासत के ऊपर सवालात ना किए जाएं। और उसके बाद नाज़िर काम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ तो दहशत गर्दों, तालिबान, अफ़गानिस्तान का रोल, इसके ऊपर जो है वो स्टार्ट हुआ। और फिर एक सहाफ़ी का सवाल करने की देर थी और फिर जनाब वीडियोस चलाई गई और फिर उसके बाद जो है जिस तरह वो तमाम चीज़ें की गई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर काम, 9 मई के ऊपर गुफ्तगू करते हुए जो है वो उन्होंने DGISPR जो मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पर हमला कराया जाए, शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए और उसके बाद बानी के घर को जलाया जाए और अवाम और फ़ौज में नफ़रत पैदा की जाए, ये जो लोग करा रहे हैं और कर रहे हैं उनको कैफ़र किरदार तक ना पहुँचाया जाए। ये किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। उसके बाद नाज़िर काम उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान जो जुज़ो सज़ा के निज़ाम पर यकीन रखता है। 9 मई को करने वाले और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़या को होते देखा। अब आपने खुद जो है वो चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है कि फ़ौज और आर्मी चीफ साहब कहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ इसके ऊपर बड़ा अच्छा जो तजिया कुछ सहाफ़ियों ने भी दिए, रद्द-ए-अमल, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। उसके बाद नाज़िर काम उन्होंने कहा कि हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साज़ी की गई और अफवाज, उनके लीडर्स, एजेंसियों और इदारों के ख़िलाफ़ लोगों के जहन बनाए गए। और उसके बाद नाज़िर काम उन्होंने कहा कि हमने देखा किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर बताया कि यहाँ हमला करो। हमने देखा सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। जब ये शाहिद और सारी चीज़ें सामने आई तो आवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी आपने देखा आवाम किस तरह इंतशारी टोले से पीछे हटी। जब खुलकर सामने आ गया तो प्रोपोगंडा शुरू किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। नाज़िर काम, सबसे बड़ी तासुब वाली सोच जो सामने ये जो डायरेक्टली टारगेट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो किस माइंडसेट के साथ किया गया या क्या सोच रखती है, किस तरह की सोच है हमारे आर्मी चीफ साहब की। उनको कहा गया सियासी इंतशारी टोले के नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुखातिब किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ पर बनता है जिस पर कोई अबहाम हो। ये वाक़या तो तारीख पर हैं और आपके सामने हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये भी वाज़ेह है किस तरह जहन साजी की गई, किस तरह से हदाफ बनाए गए। उस पर भी कहा गया कि जुडिशल कमीशन बना दो ताकि पता चले कि यह हमला हुआ है कि नहीं। अच्छा नाज़िर काम, अब इन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं और जुडिशल कमीशन का कहा गया तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ें वाज़ेह हैं कि और इसके ऊपर कैसे जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं नाज़िर काम कि अगर ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं तो क्यों इमरान खान को सज़ा नहीं दी गई, क्यों इतने लोग 6-6 महीने के बाद और 1-1 साल के बाद अभी वापस आ रहे हैं, उनको क्यों 1-1 साल रखा गया, किस जुर्म में रखा गया, और अभी तक लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं की गई, चार्ज नहीं लगाए गए, नाहक उनको जो है वो रखा गया। अगर ये तमाम चीज़ें थी तो उनको सज़ाएँ अभी 1 साल मुकम्मल हो गया क्यों नहीं दी जा रही।
تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی پریس کانفرنس کے اوپر جو انہوں نے یہ والی جو گفتگو کی. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن کمیشن پھر جو ہے وہ تہ تک جائے گا. کمیشن یہ احاطہ کرے گا 2014 کے دھرنے کے مقاصد کیا تھے. انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو کمیشن 2014 کے دھرنے سے پھر شروع ہوگا. تو ناظرین کرام اب یہ انہوں نے جو بیان دیا اب یہ بھی ان کے ہی خلاف جاتا ہے، اپنے ہی خلاف جاتا ہے. اور اس کے اوپر یہ انہوں نے چیلنج دیا تحریک انصاف والوں کو اگر بنانا ہے تو آپ نے کمیشن 2014 سے شروع کریں. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل آیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر ناظرین کرام انہوں نے کہا ہم کمیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن کمیشن پھر طے تک جائے گا. کمیشن یہ احاطہ کرے گا کہ 2014 کے دھرنے کے مقاصد کیا تھے. پارلیمنٹ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے. کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی کہ یہ عنصر ڈالا گیا کہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، سول نافرمانی کریں، بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے وسائل سے دارالخلافہ پر دھاوا بولا گیا. جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ آئی ایم ایف کو کس طرح خط لکھے گئے، لابنگ کی گئی، پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے، اسے پیسہ نہ دو. کمیشن احاطہ کرے گا کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کہاں جا رہی تھی، کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا اور تو 9 مئی احاطہ نہیں کیا اور نہیں کیا تو 9 مئی کو جو ہے وہ ہونا تھا. انہوں نے کہا اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا تو 9 مئی کو جو ہے وہ یہ 9 مئی جو ہے وہ ہو گیا. اس کے بعد ناظرین کرام ابھی سنتے جائیے پھر تحریک انصاف کو جو رد عمل آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کس طرح یہ سیاسی پریس کانفرنس تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ تمام پوری کی پوری جو پریس کانفرنس تھی. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس واضح کرے گی کہ یہ پالیسی کیا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص ٹولہ یہ سارا کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پر جو ہے وہ حملہ کر دے گا. آپ کے سامنے یہ ہوا جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے تو اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں تو ہر طرح کا پروپوگنڈا کرے گا. 9 مئی کی اصل حقیقت ہے کہ سیاسی ٹولہ شہر سے یہاں تک پہنچا، اس نے اپنی فوج اور ادارے پر حملہ کر دیا. پاکستان کی باشعور عوام 9 مئی کو کھڑے ہوئے، اس نے وہ اس ٹولے سے پیچھے ہٹ گیا، اس نے خود کو اس انتشاری ٹولے سے دور کیا. اس نے اس کی نفی کی اور مذمت کی. اور جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ فالس فلیگ آپریشن کا بولا گیا. ہم خود مظلوم ہیں، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون کے مطابق سزا نہ دی گئی تو کسی کی جان آبرو محفوظ نہیں ہوگی. جزو سزا پر یقین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو قانون و آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد دیں. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سیاسی سوچ یا لیڈر یا ٹولہ اپنی فوج پر حملہ آور ہو اور قوم کے شہیدوں کی تصدیق کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ناظرین کا مزید چیزیں کہی. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی فوج ہے، جو یہ قومی فوج ہے، اس کے اندر تمام مقدہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں تمام رنگ و نسل کے لوگ ہیں، اس کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی. ہم پارلیمانی جمہوری نظام میں ہیں، ہر حکومت وقت کے ساتھ فوج کا غیر سیاسی مگر آئینی قانونی تعلق ہوتا ہے. ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں، سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما قابل احترام ہیں. تو آپ نے دیکھا کس طرح پیچھے سے یہ تمام لوگ قابل احترام ہیں. جس طرح اب اینڈ پہ آ کر کے انہوں نے کہا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک انتشاری ٹولہ کتنا قابل احترام ہے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، قوم کے شہیدوں کی تصدیق کرے، فوج کے خلاف پروپوگنڈا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے کہ راستہ وہ قوم کے سامنے صدق کے دل سے معافی مانگے، وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی بجائے تعمیری سیاست میں حصہ لے، جبکہ بات چیت سیاسی جماعت کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے کا مناسب نہیں. یعنی کہ اس پریس کانفرنس کا اینڈ پہ آ کے جو لب لباب ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے اینڈ پہ بات کی کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح معافیاں منگوائی بھی گئی اور جس طرح تمام چیزیں کہی گئی، اور اس کا لب لباب یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سب کے سامنے معافی مانگے اور پھر اس کو معافی دی جائے گی. یہ آج کا لب لباب. اور دوسری بات جو انہوں نے بات کی، جو سوال جنم لیتے ہیں جس کے اوپر ان کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے، تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی جو پریس کانفرنس کرتے تھے یا انٹرویو دیتے تھے یا کسی جماعت میں جا کر کے آئی پی پی میں جا کر شرکت کر لیتے تھے، تو ان کو کیوں معافی دے دی گئی، وہ کیوں پاک صاف ہو گئے.
ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये तज़ाद है। और फिर पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर सियासत में उनकी गहरी दिलचस्पी है। और उसके बाद नाज़िम उन्होंने एक और बड़ी बात की जो अहमद वड़ाइच ने उसका बड़ा निकाला। उन्होंने कहा कि इंतशारी टोले को 7% जो है वोट पड़ा, और उसके बाद 92% वोट जो है वो उनके खिलाफ 8 फरवरी को पड़ा। तो उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं ये तमाम चीज़ें। अभी इसके ऊपर जो सबसे अच्छा तबसरा किया वो साबिर शाकिर ने, कि वो हम आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अहमद वड़ाइच ने इसके ऊपर लिखा कि 2024 इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को 32% वोट मिले, नवाज लीग को 24% वोट मिले, 76% आवाम ने मुस्तरद किया। पीपल्स पार्टी को 13% वोट मिले, 87% वोट खिलाफ। MQM को 2% वोट मिले, 98% आवाम ने मुस्तरद किया। काफ लीग को 0.57% वोट मिले और 99.43% आवाम ने रिजेक्ट किया। ये फॉर्म 47 के मुताबिक है, यानी कि ये वाली तमाम चीज़ें और आपके सामने हैं कि इस हवाले से जो बयानियाँ है वो किस कदर सियासी। उसके बाद नाज़िम उन्होंने कहा कि कोई सर उठाकर देख ले, आवाम जिस इदारे पर सबसे ज़्यादा अतमाद करती है वो फ़ौज है। माशरे में इस्तेहकाम आया, बाशऊर आवाम को समझ आ गई कौन झूठ बोल रहा है, हमारी ताकत सच्चाई है। इसके ऊपर अब आप जो सर्वे, उन्होंने कहा कोई सर्वे शायद साथ दिखा भी देते तो आइडिया हो जाता। तो आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। उसके बाद नाज़िम जो अजमल जामी साहब हैं, उन्होंने कहा कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर बात 2014 के धरने से शुरू करना होगी। तर्जमान पाक फौज अवैस मंगलवाला ने उसको रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 2014 से क्यों 1947 से शुरू करें। कायद की एम्बुलेंस, लियाकत अली खान की शहादत, फातिमा जना का इलेक्शन, पाकिस्तान का 2 लख्त होना, भुट्टो साहब की शहादत, कई माशाल्लाह आईनी हुकूमतों को ख़त्म करना, हर चीज़ पर जुडिशल कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। तो ये नाज़िम मुख्तलिफ। और उसके बाद आसमा शराजी साहबा ने कहा, उन्होंने कहा 14 का धरना हो या मखसूस सियासी टोले की तख्लीक, जनाब नाम तो जर्नैलों के भी आएंगे, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या वहाँ मुकद्दस गाय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। जो आपको पता है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं वो भी उसी चीज़ का हिस्सा थे, तो उनको किस तरह सेव किया गया है या उसको किस तरह नून लीग को उनके ऊपर पाबंदी है बात करना, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब नाज़िम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ जाते हैं, जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले तो जो 2014 से उन्होंने बात की उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जनरल साहब हम 2014 के धरने और उससे मुंसलिक तमाम वाक़यात की अदालती तहकीकात के लिए तैयार हैं। बस आप ये यकीन दहानी करवा दें कि तहकीकात करने वाले जजेस के रिश्तेदारों को अगवा किया जाएगा, ना उनके बेडरूम्स में कैमरे लगेंगे। दूसरा ये भी बता दें कि मुतालबा इदारे का है या बतौर खालिक अपनी तख्लीक नून लीग पर जो पदराना शफकत के लिए उनका बयानिया अपनाया जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ तक तनकीद कर रहे हैं कि आज DGSPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इससे नून लीग वाले भी इस तरह का बयानिया नहीं बना सके, नून लीग वाले भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके या इस तरह का वो भी बयानिया नहीं बना सके जो आज DGSPR साहब ने बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब फॉर्म 47 वाली हुकूमत का दिफा करने खुद आना पड़े तो समझ जाए सब फेल होगा और इमरान खान ने बाजी जीत ली है। ये तहरीक इंसाफ वालों का रद्द-ए-अमल आपके सामने रख रहा हूँ। फिर नाज़िम उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि लोगों के घरों में आग लगाना, माँ बहनों को सड़कों पर घसीटना और इज्जत दरी की धमकियां देना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना, बेगुनाहों को नाहक कैद करना, लोगों पर तशद्दुद करना, कत्ल करना और आवाम का मैंडेट चोरी करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। हमाद अजहर साहब ने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर, वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चीज़ें आई हैं वो सुन लें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम अक्सरियत को इंतशारी करार देना फ़रौनियत और गरूर की बदतरीन मिसाल है। इस इंतशारी कौम के टैक्स से तनख्वाह लेने वाली कौम को इंतशारी करार दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कौम के टैक्स के पैसे से DGSPR की तनख्वाह भी जाती है। उसके बाद नाज़िम उन्होंने कहा कि बेडरूम्स में कैमरे लगाने वाले और इद्दत के मुकदमात चलाने वाले तहरीक इंसाफ को हद न सिखाएं और मुआशियत का इतना ही दर्द होता तो बैरूनी इशारों पर रजीम चेंज ना करते, जिसके बाद आज तक बरामदाद और तरसीलात ज़र का लेवल दोबारा टच नहीं हो सका। कौम को सब मालूम है दर्द किस चीज़ का है। उसके बाद नाज़िम हमाद अजहर साहब ने भी इसके ऊपर कहा। उन्होंने कहा जनाब DGSPR साहब, जब आप सियासी बयान देंगे और एक जमात को अपनी तनकीद का हदफ बनाएंगे तो तनकीद और जवाब मसूल करने का हौसला भी पैदा करें। आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे तजादात, मफरूज़ों और तासुब पर मबनी थी। तहरीक इंसाफ इसका भरपूर जवाब देगी। उसके बाद अजहर मशवानी साहब, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वो भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि DGSPR ने लंदन
रियोटियस के तेज़ ट्रायल की मिसाल दी। एक साल में फ़ौज, पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने मिलकर 9 मई केसेस का चलान तक मुकम्मल नहीं किया, ना चार्ज फ्रेम हुए, बेगुनाहों को जेलों में रखा हुआ है क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, दहशत गर्दी के झूठे केसेस हैं, पीटीआई को ज़बरदस्ती जो है वो नथी किया गया। उसके बाद नाज़रीन काम साबर शाकिर साहब ने सबसे अच्छा जो मुझे तबसरा लगा, जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ निकाला, वो ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा तमाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू से आखिर तक सुनी, दिल ने तस्लीम किया कि असकरी तर्जमान की लिखी हुई नहीं बल्कि मोहतरम जनाब इरफान सिद्दीकी की तहरीर है, और ऐसा लगा कि तारड़ बोल रहे हैं। कभी लगा राना सनाउल्लाह, फिर आगे चलकर लगा नहीं तलाल चौधरी का फ्लेवर है। क्लाइमैक्स पर पहुंचे तो मरियम औरंगजेब और उसके बाद उस्मा बुखारी का लबो लहजा था, और एक मौका पर महसूस हुआ कि वज़ीर कानून मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। जब वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने महसूस किया तो उन्होंने भी सवालात अपोजिशन वाले ही पूछे ताकि कोई अबहाम न रहे। तो ये नाज़रीन काम अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिर उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल था, कुछ सहाफ़ियों के तबसरे थे आपके सामने रखे। आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। राय आमा हमवार होती है कि आप कहाँ खड़े हैं। DGISPR की गुफ्तगू आपके सामने तमाम तर मैंने रखी। आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? क्या DGISPR जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनमें कोई तज़ाद है या नहीं है? ये भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।